सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बुआ जी। भाई ये नमस्कार जो संबोधन है ना, इसमें आत्मीयता लगती है ना, ऐसा लगता है कि हाँ जुड़े हुए हैं हम। देखो ऐसा है ना कि जब जुड़े होते हैं उसी से ये कहते हैं, और जब वाकई जुड़कर प्यार से स्नेह से जब कहते हैं तो वो भाव तो आ ही जाता है। और एक बड़ी खास बात और है मन्नू बहुरिया, जैसे अभी तुमने कहा, तो हमारे श्रोताओं की हम आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी पता है कि कितने प्यार से ये लोग सुनते हैं और किस तरह से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। समय आने पर जब समय होता है, जिस तरीके के कार्यक्रम होते हैं उस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो सुदूर बैठे केवल सुन रहे हैं और सुनते हुए मुस्कुराते हैं, मनी मन भी भेजते हैं। संदेश भी भेजते हैं, जो नहीं संदेश भेज पाते वो सुन रहे हैं, और उनकी मुस्कुराहट आपकी जो है वो हमारे तक पहुंचती है बकायदा। बिल्कुल। और बुआ जी, जैसे कि आज बात होगी अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह है, जो कि 8 से 14 दिसंबर तक चलेगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल। और भाई ये जो कहना चाहिए हमारी जो सखियां हैं, ये बुनाई और ये जो मेहंदी और भी जैसे हाथों से जो काम होते हैं, इनसे तो जुड़ी हुई हैं। कई लोग तो इन्हें अपना व्यवसाय भी बनाते हैं। व्यवसाय भी है, और हर हमारा देश जैसे कि इतनी विविधता है, तो वैसे ही हस्तशिल्प में भी बहुत विविधता है। कहीं बांस का सामान बनता है तो कहीं ऊन का बनता है, तो कहीं लकड़ी का, तो कहीं किसी भी चीज का बनता रहता है, और बहुत सुंदर लगता है। हाथ की तरह तरह की, हर प्रांत में भी कई तरह की हाथ की जो कढ़ाई होती है, जिसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, उसकी भी जो है ना इतने नंबर हैं, इतने ज्यादा है। अलग अलग तरह के और बहुत ही टाके हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तो उन पर बात करेंगे। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे गीतांजलि लाल जी की, जो कथकली नृत्यांगना थी, और उनके बारे में बात करेंगे। और व्यंजन विधि का दिन है आज। तो भाई हमारे श्रोता तो बिल्कुल तैयार रहते ही हैं, व्यंजन विधि लिखकर भेजते हैं बहुत सारी, और अच्छी बात है, ठंड का समय है और खाने पीने की चीजें, इनकी बातें तो होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और बढ़ती उम्र में और क्या बात होनी चाहिए, किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए और किस तरह से आप दोस्ती करते हैं, ये हमें जरूर बताइए। और आज और बड़ा खास दिन है, सेना सेवा कोर दिवस, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों को जो इससे जुड़े हैं, या हम जो इसका लाभ उठा रहे हैं और जो इसके बारे में जानते हैं, या हम देश के नागरिक हैं, तो हम सबके लिए बधाई की बात है कि सेना सेवा कोर दिवस है, यानी IASESC भारतीय सेना की एक कोर और एक शाखा है जो सैनिक बलों की आवाजाही, आपूर्ति, रख रखाव की योजना बनाती है, सैनिकों की चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा में सहायता, इस तरीके के विविध कार्य करती हैं, और भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। बिल्कुल। और इस कोर की उत्पत्ति 1760 में हुई थी, जब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिसे मुंबई कहा जाता है, कि 3 प्रेसिडेंसी की सेनाओं के प्रशासनिक घटक में एक कमिश्नरी हुआ करती थी। 1878 में अलग अलग कमिश्नरियों को एक इकाई में मिला दिया गया, और फिर 1901 में इसका नाम बदलकर आपूर्ति और परिवहन कोर कर दिया गया। बिल्कुल। तो भाई जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया कि आपूर्ति ये देती हैं, परिवहन की सारी सुविधा देखती हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं ये कोर। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोर ब्रिटिश भारतीय सेना का एक स्थायी घटक बन गया, और 1923 में इसका नाम बदलकर भारतीय सेना सेवा कोर कर दिया गया। साल 1935 में कोर को रॉयल उपसर्ग जो है ये प्रदान किया गया। तो और इसे रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर यानी कि RIASC के रूप में जाना जाने लगा। और सन 1947 में आज़ादी के बाद कोर का और विस्तार हुआ, और 1948 तक इंडियन कैटरिंग कोर और भारतीय सेना क्लर्क कोर को प्रमुख कोर में मिला दिया गया। खाद्य परीक्षण और प्रयोगशालाओं को भी RIASC के नियंत्रण में रखा गया। 8 दिसंबर 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद कोर ने रॉयल उपसर्ग का उपयोग बंद कर दिया, और एक बार फिर इसका नाम बदलकर भारतीय सेना सेवा कोर कर दिया गया। उस दिन से सेना सेवा कोर 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने लगा है, यानी कि आज का दिन। बिल्कुल। और सेना सेवा कोर यानी कि ASC मुख्य रूप से
सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए खाद्य राशन, ताज़ा और सूखी जो खाने योग्य वस्तुएं होती हैं, ईंधन है, तेल है, स्वच्छता से जुड़ी हुई बातें हैं, रसायन है और अस्पताल के आराम की वस्तुओं की आपूर्ति के प्रावधान करता है, खरीद करता है और उसका वितरण करता है। इसके अलावा खदानों सहित गोला बारूद की जो ढुलाई और वितरण का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण इनका काम है। बिल्कुल। और ये कोर एक बहुमुखी कोर है जिसमें सैनिकों के लिए उनकी विविध गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। और कोर अग्रिम सेना में क्या है कि डाक सेवाएं भी संभालती है। तो भाई डाक जो है वो हमारे सेना के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उन सब के लिए कितना मायने रखती है ये तो आप सब जानते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। और इस की बात अगर हम करें तो तीनों तरह की जो सेना है वो इनके जो काम है, कार्य का फायदा उठा रही है। जी हाँ, बिल्कुल उन पर निर्भर है। उनके जो भी क्रियाकलाप हैं ये इन्हीं के दम पर होता है सब कुछ। जी। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाकई दूसरों के काम आए तभी वो असली मुस्कुराहट पैदा कर सकती है। तो हमारे साथियों ने बहुत सारे अपनी यादें भी साझा की हैं और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि एएससी आर्मी का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होता है और खाने पीने का सामान और यातायात की व्यवस्था करते हैं। आर्मी सेवक कोर स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे परिवार में मेरा भाई और मेरे रिलेटिव एएससी में सर्विस पे हैं। जय हिंद। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए मतलब हम कहीं और क्यों जाए, हमारे श्रोता ही ऐसी बातें कह रहे हैं कि देखो ऐसे ये तो हमें पता चल रहा है, ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो हैं वहां पर जुड़े हुए हैं और हमारे एएससी के भी जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो उसमें जुड़े हुए हैं लगे हुए हैं वो भी बहुत विविध भारती सुनते हैं और क्या बात है। बिल्कुल। और बुआ जी एक ऐसी बात एक श्रोता ने लिख भेजी है, सेना हमारी रक्षा के लिए है लेकिन इस सेना को उनके खाने पीने से लेकर उनके स्वास्थ्य का पूरा दायित्व तथा युद्ध की सभी सामग्रियों को सेक्शन संभालता है, उसे सेवा कोर के नाम से जाना जाता है। सेना का ये विभाग अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया जी, कुछ बदलावों के बाद आज भी अपनी सेवाएं समर्पण और वीरता के साथ निभा रहा है। जहां भी किसी चीज़ की मांग होती है, सेना का यह डिवीज़न कठिन से कठिन स्थानों पर विषय परिस्थितियों में अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करता है और हमें इस पर गर्व करना ही चाहिए। बिल्कुल गर्व तो है ही। विषम परिस्थिति में जो काम करते हैं वो वाकई बहुत मुश्किल चीज़ होती है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जो जहां काम कर रहा है वो उतने ही समर्पण के साथ करे और उतनी ही ईमानदारी के साथ करे। ये ना सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ जाएगा देश में या ये हमारे फायदे के लिए हमारे नुकसान के लिए, ऐसा नहीं होता है। हर एक इकाई का अपना महत्व होता है और वो जब समर्पण वो कर्तव्य निष्ठा जब होती है तो जाहिर है कि देश जो है हमारा तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ता है, तरक्की करेगा। और बुआ जी अब कार्यक्रम में एक वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हम लेकर हाजिर है कार्यक्रम सखी सहेली। तो भाई सब सखियां सहेलियां और हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु भाई जो हैं वो सब जुड़े हुए हैं क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं गीतांजलि लाल जी की। जी हाँ, एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर। आपका जन्म 5 नवंबर 1948 को गुजरात राज्य के वडोदरा शहर में हुआ। गीतांजलि लाल ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण अपने पिता रजनीकांत देसाई जी से लिया और उनके पिता एक प्रसिद्ध गायक और संगीत के प्रोफेसर भी थे। मात्र 6 साल की छोटी सी उम्र से उन्होंने पता है कथक नृत्य का जो औपचारिक प्रशिक्षण जो होता है वो शुरू कर दिया। हमें लगता है और छोटी रही होंगी तो घुंघरू उंगरू पहनने लगी होंगी, है ना। घर में जैसा माहौल था गीत संगीत का तो वो तो जाहिर सी बात है। और उनके पहले गुरु थे भारतीय शास्त्रीय नर्तक और अभिनेता रोशन कुमारी। इस तरह उनके कथक नृत्य के शिक्षण की शुरुआत हुई और बाद में उन्होंने दिग्गज कलाकारों से प्रशिक्षण लिया जैसे कि पंडित गोपी कृष्ण, श्री मोहन राव और जयपुर घराने के पंडित देवीलाल के छत्र छाया में उन्होंने अपने कथक नृत्य का प्रशिक्षण जारी रखा। बाद में उन्होंने उनसे यानी कि पंडित देवीलाल जी से विवाह कर लिया।
गीतांजलि लाल जहाँ भी प्रस्तुति देती हैं, उनके एकल प्रदर्शन को जो है ना दर्शक खूब पसंद करते थे, क्योंकि उनका अभिनय जो है और जयपुर घराने की जो विशेषताएं हैं, जैसे लयकारी है, पैरों का चलन है, फुटवर्क जिसे कहते हैं, उसमें बहुत जटिल लयबद्ध पैटर्न जो है वो ये अपनाती थी और इसी के लिए ये प्रसिद्ध थी, वो इनकी खासियत थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2001 को याद करते हुए अगर हम बात करें तो कच्छ में जो भूकंप आया था वो, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ट्विन टावर पर जो हमला हुआ था, इन सबको, और लोकप्रिय टीवी जो कार्यक्रम है शो कौन बनेगा करोड़पति, इस पर इन्होंने अपनी कल्पनाशीलता के साथ कोरियोग्राफी से जो है कुछ प्रदर्शन ऐसा किया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इन विषयों पर भी नृत्य हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी अनोखी बात थी। बिल्कुल। और कथक नृत्यांगना गीतांजलि जी ने कश्मीरी फिल्म शायरे कश्मीर महजूर, जो कि साल 1972 में आई थी, अभिनेता बलराज साहनी थे इस फिल्म में, और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका करके अभिनय किया था, मुख्य भूमिका के रूप में अभिनय किया था। और लेकिन उनके लिए यहाँ तक नृत्य का जो सफर था इतना आसान नहीं था। कथक नृत्यांगना गीतांजलि लाल कहती हैं कि पहले के समय में गुरु अधिकतर अपने परिवारों में ही शिक्षा देते थे, यानी कि परिवार के लोगों को वंश में ही, बिल्कुल। लेकिन 1950 के दशक तक इसमें बदलाव आना शुरू हो गया और घराना वंशावली बाहर के छात्रों के लिए भी खुलने लगी। और वे आगे कहती हैं, देखो भाई, जाहिर है कि हम सब भी जानते हैं और वो खुद भी कहती हैं कि वो समय था जब लड़कियों के लिए नृत्य सीखना वर्जित था, और खुद अपने बारे में कहती कि मैं उनकी यानी रोशन कुमारी की एकमात्र शिष्या थी, महिला। और हालांकि लिखती हैं कि मेरा परिवार से मंजूरी थी, मेरे परिवार में ऐसी पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो मुझसे ये भी कहते थे, उनके गुरु रोशन जी, कि मुझे डांस को वो अपना मतलब पेशा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे थे वर्तमान जो स्थिति थी, इसलिए वो कहते थे जी। और वो आगे कहती हैं कि मतलब उनके गुरु जो गोपी कृष्ण जो थे, उन्होंने अपने दिलचस्प मंच और स्क्रीन प्रदर्शन के लिए वो लोकप्रिय थे, और 50 से 70 दशक तक फिल्मों के जो मुख्य धारा में इस शैली को, जो कथक नृत्य शैली थी, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। और इन्होंने ही मतलब शुरुआत की थी और इसकी नृत्य शैली की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। जी हाँ, 2009 से 2012 तक गीतांजलि लाल ने रिपर्टरी के प्रमुख पद और कथक केंद्र के निदेशक पद को संभाला। वो दूरदर्शन और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली की एक शीर्ष श्रेणी की कलाकार है। 2007 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया, और भी कई पुरस्कार उन्हें मिले। बहुत सारे पुरस्कार उन्हें दिए गए उनके कथक नृत्य के समर्पण को देखते हुए। नृत्य शारदा करके था, नाट्य कलाश्री, भारत गौरव पुरस्कार था, कला शिरोमणि पुरस्कार से भी नवाजा गया, कल्पना चावला पुरस्कार से भी दिया गया। इतना ही नहीं, जीजाबाई वुमेन अचीवर्स अवार्ड और आचार्य की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो इस तरह से वो जो है इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रही हैं, और उन्होंने मतलब कहना चाहिए कि एक एकेडमी भी खोली हुई है जिसमें वो इस ऐसे प्रशिक्षण दे रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं। तो लेकिन जिस समय उन्होंने सीखा, वो मन्नो बहुरिया बहुत प्रेरणा की बात है कि किस विषम परिस्थिति में जब आपको गुरु भी कहें कि इसे आप व्यवसाय के तौर पर न अपनाएं, फिर भी उन्होंने अपनाया और उनमें बहुत कुछ नयापन भी वो लेकर आई। तो क्या बात है, मतलब उनके, हम जिसको कहते हैं ना कि उनकी काबिलियत, उनकी कला को हम क्या कह सकते हैं ना कि एक वैसे भी कथक जो है अपने आप में बहुत चमत्कृत करता है। और खासतौर से गोपी कृष्ण जी की जब बात करें तो वो बिजली की तरह नृत्य करते थे, और उनके संरक्षण में इन्होंने सीखा है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने अपनी चीज़ें उसमें जोड़ी है, जो कहते हैं ना अपनी एक खूबी होती है, एक अपना अंदाज होता है, वो जब हम जुड़ता है तभी कुछ बाकी सबसे कुछ अलग दिखाई देता है और लोग उसे पसंद करते हैं, सराहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी कला को हम सम्मान करते हैं।
कान्हा जार जा हट तो हम ना बोले डाली माँ कान्हा जार जा हमसे न रूठो राधा हमसे न रूठो राधा जिया न जलाओ राधा जिया न जलाओ राधा मुरली की तान तुम राधा मुरली की तान तुम राधा मोरा तुम ही राग तुम ही रंग तुम ही प्राण हो राधा प्राण हो राधा प्राण हो। बेहद ही खूबसूरत गीत था और इस गीत को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया था। इसमें कथक के जो स्टेप्स थे वो थे और गोपी कृष्ण जी ने भी इस गीत में अपनी कथक नृत्य की प्रस्तुति दी थी। क्या बात है। तो चलते हैं, बहुत सारी जगहों पर लगी है, प्रदर्शनी लगी हुई है हस्तशिल्प की, लगती रहती है, लेकिन ये मौसम खास जो है वो इसीलिए लगती है क्योंकि सप्ताह चल रहा है। 8 तारीख से शुरू हो रहा है। हस्तकला जो है हाथों की कारीगरी का एक ऐसा कलात्मक काम होता है ना जिसकी उपयोगिता भी है, फिर साथ में सजने संवरने के काम आती है, घर को सजाने संवारने के काम आती है। और आजकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आधुनिकीकरण के इस दौर में जब चीजें मशीन से बन रही हैं उसमें भी इनकी अलग अनूठी शान होती है, अलग से दिखाई देते हैं क्योंकि हस्तशिल्प की जो बारीकी है वो कहीं मशीनों में नहीं आ पाता है। चाहे वो हम कालीन की बात करें, साड़ियों की बात करें, है ना, यहाँ तक कि हस्तशिल्प के कारीगर मिलना भी अब आसान नहीं है। और हमारे देश में हस्तशिल्प की कला जो है वो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अन्य देशों के अलावा हमारा जो देश है, कहना चाहिए, हस्तशिल्प में सबसे ऊंचे स्थान पर बिल्कुल है। और राजा महाराजाओं के समय से ही हस्तशिल्प की कारीगरी चली आ रही है। इसका उदाहरण हम पुराने जो महल है, इमारतें हैं, उनमें की गई जो नक्काशियां हैं उसमें देख सकते हैं। हर साल देश में 8 से, जैसे बोला ही कि 8 से 14 दिसंबर को अखिल भारतीय सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। और पूरे सप्ताह का समारोह पूरे देश के सभी कारीगरों के लिए विशेष समय है क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में अपने काम को उजागर करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अलग अलग जो जगह होते हैं जैसे दिल्ली का प्रगति मैदान है और भी जो शहर के बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं या जो बड़े मैदान होते हैं वहाँ इस तरीके से मेले लगते हैं, प्रदर्शनी लगती है। और बड़ा मजा ये आता है ना कि हम कहीं किसी भी प्रदेश में हो, जैसे हम महाराष्ट्र में हैं इस वक्त या आप किसी भी प्रदेश में हैं, तो वहां पर आपको पूरे अपने देश के असम से लेकर कश्मीर से लेकर केरल तक की जितनी भी कारीगरी है वो सब चीज मिल जाती है और जो भी चीजें आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। बिल्कुल बुआ जी। और जैसे कि पश्मीना सॉल जैसा है, उनकी कारीगरी हम देखते हैं सामने अगर बैठ के, जो वो वहाँ के लोग करते रहते हैं। तो जो मशीन नहीं, वो हाथ से उपयोग करते हैं, लेकिन कढ़ाई भी करते हैं, उसके ऊपर कश्मीरी कढ़ाई होती है। इतनी बारीक काम होता है और ऐसे वो भिड़े रहते हैं। कई बार ऐसा सुनने में भी मिलता है कि कितने महीने लग गए एक शॉल को बनाने में, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वो जैसा डिजाइन किया है। तो इस तरह से बड़ा आश्चर्य लगता है इन चीजों को। नहीं, वो लगता ही है भाई। देखो जैसे कि यहाँ की पैठणी है, पाटन का पटोला है, उन सब की जो वीविंग है, उसकी जो बुनावट है बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो अलग अलग प्रदेश की अलग अलग चीजें हैं और जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि प्रदर्शनी में इस तरह से हमें सब चीजें एक जगह मिल जाती है। तो हस्तशिल्प की वर्षों की परंपरा है, संस्कृति है, उसको जीवित रखने में ये पूरा सप्ताह मदद करता है, एक तरह से नया प्रोत्साहन लेकर आता है। बिल्कुल। और अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय को लोगों द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है क्योंकि वो एक महान समाज सुधारक तो थी ही, वे भारतीय हथकरघा के पुनरुत्थान के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत रही और सहकारी आंदोलन के माध्यम से भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मानक बढ़ाने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयत्न किया और कोशिश की। स्वतंत्रता सेनानी भी थी, तो जाहिर है कि उनके लिए और भी श्रद्धा होती है मन में, प्रेरणा स्रोत
इसीलिए और भी थी। हस्तशिल्प के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है वो कैटलॉग और नक्शे, विविध पत्रक आदि प्रकाशित कराया जाता है, लोगों में बांटा जाता है ताकि लोगों को जानकारी मिले। और बहुत सारी जगहों पर तो जो स्थानीय कलाकार होते हैं वो स्वयं बैठते हैं, जैसे लाख की चूड़ियां बनाते हैं, कंगन बनाते हैं, आपकी पसंद का बनाते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जैसे कि पंजाब और कहीं की मोजड़ी जो होती है, वो आप जिस रंग का कपड़ा आपने पहना है उसी रंग की तुरंत आपको कढ़ाई करके और वो वैसी मोजड़ी बनाकर दे देते हैं वहाँ कारीगर। क्या बात है। और इसी तरह से बंधेज, टाई डाई जो है वो बांधनी जो होता है, और फुलकारी जैसे बताया, कलमकारी, चित्रकारी है, जरदोजी जो कार्य होता है, ये सब जो चिकनकारी है। तो इस तरह की जो है आपको प्रदर्शनी भी देखने को मिल जाती है इस सप्ताह में जी। और जब इन कलाकारों को देखते हैं तो इनकी जो मेहनत कहना चाहिए वो देखते ही बनती है। कितने मतलब जुझारू होकर लगे हुए रहते हैं काम में। बहुत तो देखो एक बात तो है कि हाँ, भरत काम होता है, जैसे कि कच्छ की अलग तरीके की कढ़ाई होती है और सब जगह की अलग अलग तरीके की होती है, काथा जैसे काम होता है। तो इन सब के लिए जानते हैं हम और देखते हैं। और लेकिन इस समय लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। और जैसे कि एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह। ये देश के सभी राज्यों में लोगों के बीच हस्तशिल्प के बारे में समाज में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इम्फाल में एक बड़ी परिस्थितिकी शिल्प प्रदर्शनी पब्लिक लाइब्रेरी बीटी सड़क के परिसर में आयोजित की जाती है। पूरे हफ्ते में समारोह में 5 प्रमुख घटक शामिल होते हैं, जैसे क्रेता विक्रेता बैठक, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, भारतीय कलाकारों द्वारा कलात्मक प्रदर्शन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्प व्यक्तियों द्वारा सजीव प्रदर्शन और भारतीय भोजन की प्रदर्शनी है। तो भाई काफी जानकारी मिल गई। अब एक गीत सुन ले फिर आगे बढ़े। बिल्कुल। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वाकई जिंदगी ऐसी ही है, सिर्फ चले जाना है, चले जाना है। लेकिन जब बढ़ती उम्र की बात करूं तो सीधे हमारे जो साथी लोग हैं ना, बहुत ऊपर ही जाने की बात करने लगते हैं। क्या करें, अब यही लिख रहे हैं कि उम्र और दोस्ती के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही उतार चढ़ाव देखने के बाद अब हमें दोस्ती जांच परख कर करनी चाहिए। हमें ऊंच नीच का भान हो चुका है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ावें कि अंत समय सदगति मिले। देखो सीधे अंत समय पहुंच गए। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण लोग कमेंट्स और लाइक बटोरने के चक्कर में दोस्ती के नाम पर जो सामग्री परोस रहे हैं उससे घिन आती है, और ये मीडिया वाले उसे जरूर रिपीट कर डालते रहते हैं। पौराणिक आख्यानों, इतिहास, भजन, संतवाणी के कार्यक्रम कम ही होते जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है कि वे हमारी उम्र को प्रोफाइल में देखते हैं, परंतु अनर्गल बेमतलब की दोस्ती से बाज नहीं आते। हमारे कुछ ही मित्र जो कुशल क्षेम पूछते मिले, कोई स्वस्थ प्रसंग मिला तो फेसबुक पर डाल भी देते हैं। हम उन्हें शाबाशी देते हैं और उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना भी करते हैं। तो हालांकि ये जो आपने कहा है बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन संतवाणी वगैरह भी उतनी ही उपलब्ध है। निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, और जो चीज़ हम देखने लगते हैं वही हमें ये सोशल मीडिया ज़्यादा दिखाने भी लगता है। उपलब्ध सब चीजें हैं, निर्भर करता है कि हम क्या देख रहे हैं। बिल्कुल। और बुआ जी, जैसे उम्र के साथ दोस्ती की अगर बात है तो जब उम्र बढ़ने लगती है, या जब कहें कि कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद, जब अच्छा ये वाली उम्र की बात कर रही हो तुम? वो तो उन्होंने सदगति तक पहुंचा दिया, तुम तो अभी यही वाले में हो। अच्छा ठीक है, चलो कॉलेज वाली बात। नहीं, कॉलेज के बाद जब हम पारिवारिक उसमें फंस जाते हैं और व्यवसाय में जुड़ जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा होता है ना कि बातचीत हमारी लगभग बंद हो जाती है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां रहती हैं, और नौकरी करना है, फिर वो दिन भर के काम काज जो रहते हैं। तो ऐसे में जो आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं या आपके अच्छे दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। लेकिन छूटते ऐसे नहीं है कि भले उनसे रोज ना बात हो, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि महीने में या 2 महीने में कभी उनको कॉल करके बात कर लिया फोन पे, या कभी कभी ऐसा समय निकाल लिया कि साल 2 साल में कहीं एक साथ ही एक जो इकट्ठा हो गए और कहीं घूमने चले गए। बिल्कुल सही बात है। अपने परिवारों में भी दोस्ती करवा सकते हैं, चाहे महिलाएं हो। अरे तो... ये बड़ा मुश्किल है। वैसे हमारे साथी ने इसके बारे में भी लिखा है, ऐसा मत सोचना। लेकिन जो दूसरा है वो हम पढ़ते हैं कि बढ़ती उम्र में दोस्ती एक लाठी जैसा सहारा होता है। खासकर विविध भारती पेज से जुड़कर जो साथी मिले हैं, ये उसका उम्दा उदाहरण है। विविध भारती सुनते हुए उनके साथ गपशप होती रहती है, एक दूसरे की खबर भी पूछते रहते हैं। आज मैं अभी सफर में हूँ, फिर भी अपने को कमेंट लिखने से रोक नहीं पाया। क्या बात है। तो चलिए आप मुसाफिर हूँ यारो, इन्हीं के लिए तो गाया था हम लोगों ने। बिल्कुल। और ऐसी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बढ़ती उम्र में जब अधिकतर स्त्री पुरुष कई जिम्मेदारी से निजात पा चुके होते हैं, कुछ बड़े लोग हमें छोड़कर जा चुके होते हैं, बच्चे अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, इस समय अपने शौक को पूरा करें और जितने भी हो सके अपनी मित्रता बढ़ाएं, क्योंकि वो भी आपकी स्थिति में होते हैं।
एक दूसरे के घर आए जाएं, पार्क में टहलने जाएं। इस समय ये मित्र बहुत सहायक होते हैं। गाएं बजाएं, हो सके अपनी उम्र के हिसाब से डांस करें, ग्रुप में घूमने का प्लान करें। आजकल सीनियर सिटीजन के लिए विशेष व्यवस्था हो जाती है। ये दोस्त अकेलेपन के साथी होते हैं। मेरे तो अकेलेपन का साथी दोस्तों के साथ साथ विविध भारती की ये प्रोग्राम है। मैं कभी भी अकेलेपन से ऊबती नहीं, शांति से मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। तो भाई वाकई इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो दौर होता है इस समय ना, जो बच्चे होते हैं वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है। अच्छा। और तो इस समय अगर आपके दोस्त आपके करीब, और खासकर जब वो दोस्त जो पुराने हैं, जो अभी भी अगर आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या कहने। मन्नू बौरिया तो ऐसे बतिया रही है जैसे ये बिल्कुल अकेली हो गई है, इनके बच्चे पढ़ने वढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं, खुद सासू माँ बन गई हैं। भैया ऐसा है, कितना अनुभव हो गया है तुमको। वैसे हमारे एक साथी ने जो ये लिखा है कि अपनी उम्र के हिसाब से डांस करें, तो उम्र की भाई तो बिल्कुल बात मत करिए, क्योंकि डांस खूब करेंगे आप तो खुद आप बचपन में लौट जाएंगे या आप जवान हो जाएंगे। तो खुल के डांस करिए, शरीर जितनी इजाजत दे उतना डांस जरूर करिए, और दिन में एक बार जरूर करिए। खूब खूब टेढ़े मेढ़े डांस करिए, ऐसा मत सोचिए कि हम बिल्कुल व्यवस्थित करें। खूब जितना हो सकता है, तरह तरह का मुंह बना के फोटो आप खिंचवा सकते हैं, खींचिए खुद की भी और खिंचवा सकते हैं किसी और से। अक्सर हम बड़े बहुत सजग हो जाते हैं कि ऐसा मुंह ना बनाएं, वैसा मुंह ना बनाएं, तो ऐसा नहीं है। भाव भंगिमाएं आपकी हैं, आप मजे लीजिए अपने पूरे चेहरे के भावों को देखकर। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बढ़ती उम्र और दोस्ती, हर उम्र में हर जगह दोस्त बनते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन बचपन के दोस्त बिछड़ कर भी दिल दिमाग से दूर नहीं होते। लेकिन रिश्तेदार से बेहतर दोस्त मिलना नसीब वालों को ही नसीब होता है। मेरे आज हर जगह दोस्त हैं, गार्डन ग्रुप, बिल्डिंग ग्रुप, विविध भारती ग्रुप। सभी दोस्त महिलाओं या पुरुष सम्मान के काबिल हैं। बहुत से दोस्त विविध भारती के जिन्हें हम रूबरू जानते भी नहीं, फिर भी फोन पर बातें और वीडियो कॉलिंग से गाने और भावनाएं बांट लेते हैं। सभी बहुत अच्छे हैं। आप उद्घोषिका भी हमसे जुड़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। जाना सभी को है, लेकिन दिलों में जगह बना कर जाएं, यही तमन्ना है। और दोस्तों को सलाम, अभी सफर में आपको एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है। तो भाई इस गीतमय यात्रा में हम जुड़ जाते हैं। बिल्कुल।
वाकई सुर और गीत मिलेंगे तभी तो मीत मिलेंगे। जी, मतलब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो, चाहिए और जो होता है उसमें बड़ा फर्क हो जाता है। वो तो है बुआ जी। अब हमारे भाई साहब तो देखो ऐसा लिख रहे हैं कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक है बढ़ती उम्र दोस्ती, क्योंकि सभी के यहाँ माटी की जगह भले ही गैस के चूल्हे आ गए हैं, लेकिन सबके वही हाड़ मांस और खाल हैं। इसलिए दोस्ती अगर किसी से करनी है तो वो वैचारिक दोस्ती, तो वो है वैचारिक दोस्ती, जिससे जीवन में कुछ नया मिलता रहे। फिर नए की अपनी समस्याएं हैं और समस्याग्रस्त भला दोस्ती क्या करेंगे, फिर यदि करेंगे भी तो अपने उम्र से। ऐसे में हम बढ़ते उम्र वालों के लिए तो पहले तो स्वयं से ही दोस्ती अपेक्षित है, फिर इस सुरीली धड़कन के प्लेटफॉर्मों से भी दोस्ती की जा सकती है, जहां बहुतेरे हम उम्र के विचार मिल जाया करते हैं। तो भाई बात इन्होंने बहुत अच्छी कही बुआ जी की, जो विचार मिलते हैं, विचारों का मिलना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है विचार जब आपस में विचार मिलते हैं तभी दोस्ती होती है। तो ढूंढती रह जाओगी। देखो, कभी कभी तो एक विचार वालों के साथ दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ी अलग हट के जो विचार होते हैं उनसे भी दोस्ती करना चाहिए। नहीं तो हमें नए विचार कैसे मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा इस चीज को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं। ऐसा भी होता है, हम बराबर एक तरह की बातें सोचते रहें, एक ही चीजें सोचते रहें तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मतलब गुजरेगी अच्छे से, बहुत अच्छे से, लेकिन जो नवीनीकरण नहीं होगा, कुछ आपका विकास नहीं होगा। वैचारिक विकास की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं और मजा आता है जब आप कुछ चीजें और जानते हैं। यानी कि मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, मतभेद हो तो चलेगा। जी बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, तो बात तो बिल्कुल सही है बुआ जी। और इसी तरह से ना कई बार ऐसे भी होता है ना कि हमने फोन किया जी, 2 बार किया, 3 बार फोन किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। हम समझ रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रही हैं मन्नू बहुरिया। चलो होता बताओ। भी है, तो कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, तो बड़ा मन ऐसा लगता है क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है कि छोड़ दो ना, कॉल करें ऐसा वापस। लेकिन फिर एक समय ऐसा लगता है कि नहीं चलो कर लिया जाए। तो ऐसा पहले मैं ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं करूं, या वो करेगी, ऐसा ना सोच के ना, जो दोस्ती है आपकी, क्योंकि आप आपस में मिले हैं, काफी पहले मिले हैं या थोड़े दिन पहले ही मिले हैं, मतलब दोस्ती तो हो गई है ना आपकी। नहीं तो देखो, यहाँ पर देखो ऐसा है कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको वाकई बहुत खराब लग रहा है तो आप मत करिए। आपको लगता है कि अगर वाकई वो दोस्त आपकी दोस्ती के काबिल है, या आपको लगता है कि नहीं वो काबिल की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ आपको तौलना नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो इससे दोस्ती रखनी ही है, मुझे पसंद है, या वाकई उसमें कुछ तो ऐसी 4-5 खूबियां हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि दोस्ती बरकरार रखी जाए। तो हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छा कहा था, काफी झगड़ा वगड़ा हुआ, उसका फिर बात करने लगे, हमने ये क्या हो गया, तो बोले अरे बनाना कितना मुश्किल है और तोड़ना कितना आसान है। तो हमने कहा छोड़ो ना, चलते हैं ना, बात कर लेते हैं। और बड़े मजे से उन्होंने बातें कर ली और कहा नहीं भाई इतना अच्छा दोस्त मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, भाई मैं छोड़ूंगा ही नहीं, आप लाख छोड़ दीजिए, मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपको। तो एक ये जो जिद है, या ये अच्छी वाली जो जिद है, तो वो भी की जा सकती है। फिर जैसे आप सोचती हैं तो ठीक है, थोड़ा दिन हो गया, आप थोड़ा मन जब तक आपका हल्का हो गया, सारे वो विचार जो थे नकारात्मक वो निकल गए, फिर बात कर लीजिए नए सिरे से, और ये सोच कर कि भाई ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर नहीं रह सकते। और एक होता है कि जैसे उम्र ना, बच्चे छोटे हैं, कभी परीक्षा चल रही है, कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग। अभी परसों ही एक संदेश था, जवाब उसका देना है, और अब मैं सोच रही हूँ कि किसका जवाब देना था, अब याद ही नहीं आ रहा है। और रात को उसको हमने 12 बजे देखा था, तो 12 बजे नहीं दे सकते थे, फिर सुबह 6 बजे देखा, तो हमने कहा भाई थोड़ा 7-8 बज जाए तब बात करते हैं, फिर भूल गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, भी मतलब कहना चाहिए ऐसी हो जाती है, कभी हम भूल जाते हैं, कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम बात नहीं कर पाते। वही एक श्रोता है बुआ जी, वो लिखते हैं कि उम्र और जिंदगी में बस इतना फर्क है, जो दोस्तों के बिना बीती वो उम्र, जो दोस्तों के साथ बीती वो जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। और उम्र के हर पड़ाव में एक बेहतर दोस्त की जरूरत होती है, जिस पर हम भरोसा कर सके और जो हमारे हर सुख दुख में सहभागी हो, हमारे मन की भावनाओं को भली भांति समझ सके। देखो तुम लोग, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग जैसे कह रही थी ना वैचारिक बात, हम उम्र बात, वैसे हमारे साथी ये लिख रही हैं कि आजकल हम उम्र से दोस्ती नहीं हो रही है, कारण घरेलू पचड़ा,
कचरा जो बात आपके दिमाग में नहीं है वो भी डाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अनुभव है। नई उम्र से दोस्ती में हर तरह की बात, जानकारी, खासकर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, योगा, फिल्म, टेलीविजन, पढ़ाई लिखाई, फैशन, कुछ उनकी परेशानियां, कुछ हमारी बातें, पार्क में बैठकर सभी कुछ साझा होती है। क्या बात है, तो ये भी बड़ी मजेदार बात है। वाकई इनके विचार भी थोड़े हटके हैं कि भाई अपने उम्र से कम उम्र के लोगों से अगर दोस्ती करे तो ऐसा हो। तो लेकिन निर्भर करता है कि छोटे बच्चे चाहते हैं कि नहीं आपसे बात करना, आप पका तो नहीं रही हैं उनको। नहीं बुआ जी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, इसी को शायद अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, कि कोई हमसे 10 साल 5 साल 6 साल 8 साल कोई छोटा है, लेकिन कई बार हम बात करते करते आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उम्र का जो फर्क होता है वो मिट जाता है। तो यही कहना चाहिए कि आत्मीयता की बात करें, अगर हम दोस्ती की बात करें तो यही दोस्ती होता है, क्योंकि खून के रिश्ते तो होते नहीं है, ये जुड़े होते हैं आत्मा से। तो वो उम्र, मुझे लगता है उम्र कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन बात है कि आपको उस धरातल पर पहुंचना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा। और हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दोस्ती के लिए कुछ लाइंस, ऐसा लगता है ऐसा लगता बड़ी उम्र में दोस्त घुल गए, नाती पोतों के साथ खेले मन पिघल गए, राज दिल का दिल के अंदर दफन करते, जख्म सहलाते रहे मनमीत भी बदल गए, गले लगाने की खुशी जितनी मुझे उन्हें भी, गले लगाने की खुशी जितनी मुझे उन्हें भी, जो चाहते थे बेहद मुझे वो भी बदल गए, देखकर इधर उधर खुद का मन नहीं भरा, तब कलम के सहारे उपदेश छलक गए, छलक जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिखी जी। तो बुआ जी गीत सुन ले फिर आगे। बिल्कुल सुनते हैं। बाहों में चले बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। कभी कभी कुछ तो कहो किया हमसे, कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो किया हमसे, कि कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले
हमसे सनम क्या। तो भाई दोस्ती की बात हो रही थी और बहुत जैसे श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे विचार भेजे जी। तो बस बात यही है कि भाई बढ़ती उम्र की जो दोस्ती है इसे आप चाहे पुरानी दोस्ती समझ लें या जो नई दोस्ती आपने की है तो इसमें विचारों का मिलना जरूरी नहीं है, इसमें तालमेल बैठाना जो होता है और आत्मीयता होती है, आत्मा से जुड़े रहें, बातचीत करते रहें और ना भी अगर नहीं कर पाए तो ये भूल जाए कि भाई सामने वाला आपको पहले बात करे तो ये भी ध्यान में रखे चलो ठीक है नहीं किया तो आप बात कर लें, तो इस तरह से आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी। और एक बात तो है मन्नू मौर्या, जैसे कि बढ़ती उम्र का इसलिए भी और मायने है क्योंकि किसी का स्वभाव जो है जैसा भी है, नहीं बात करने वाला, नहीं पहल करने वाला, किसी का पहल करने वाला, कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं वही सबको जोड़ कर रखते हैं, कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खामोश, अगर कार्यक्रम बन गया तो चले गए, तो कुछ इस तरीके। तो अब जिसका जैसा स्वभाव है उसको पूरी तरह से अपनाते हुए दोस्ती की जाए, ये समझने वाली बात है। बढ़ती उम्र की खास बात यही है कि अब जो जैसा है ये ऐसे ही रहेगा। भाई ये फोन नहीं करता, ये बहुत आलसी है, या ये हमेशा मजाक करता है या करती है, तो ये सारी चीजों को हम स्वीकार करते हुए, अब तो सबने परख लिया कि कौन कैसा है, परखने का तो समय है नहीं, तो उस दोस्ती को बरकरार रखें। बिल्कुल। और अभी तक दोस्ती चली आ रही है तो आगे भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और व्यंजन विधि की बात आती है तो एक आजकल वैसे तो देखा जाए तो मटर आदि के पराठे, मूली के पराठे, ये सब बनते हैं, लेकिन अचानक आपके पास ये सब कुछ न हो तो भी आप पराठा, पूरी बहुत अच्छी सी बढ़िया सा नाश्ता बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि एक आलू ले लीजिए, कच्चा आलू, उसको छील लीजिए, काट लीजिए और उसके बाद उसको पीस लें, ठीक है। और उसी में चाहे तो आप अदरक पीस लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च पीस लीजिए, जीरा पीस लीजिए, हींग भी डाल लीजिए उसी में। अच्छा। और उसके बाद उसको किनारे थोड़ा सा रख लें और उसमें फिर करें सादा वाला जो आटा होता है अपना, उसको उसमें छान लीजिए। और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। आलू में बिल्कुल नहीं डालना है। और इसके संग आप एक प्याज भी उसी में पीस लें। तो अच्छा रहेगा। तो उसका जो पानी है वो उसी पानी में सब कुछ हो जाएगा। आप पानी अलग से बिल्कुल भी मत डालिएगा। अच्छा खासा पानी जो है वो आलू में भी रहता है और प्याज में भी रहता है। फिर इसी में आप सादा आटा जो रोटी वाला है साधारण सा, वो उसी को उसमें मिला लीजिए और देखते हुए कि कितना आपको जैसे गूंथने के लिए होता है वैसे आपको मिलाना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक इसी में आप जीरा, नमक और लाल मिर्च भी अगर आप डालना चाहते हो डाल लीजिए। और उसके बाद इसको एक छोटे से पैन में, मतलब पैन में जिस भी साइज का हो उसमें थोड़ा सा तेल डालिए और इसको अच्छे से उसमें भून लीजिए। अच्छा। तो थोड़ा सा और कड़ा हो जाएगा, पूड़ी के लायक हो जाएगा। और उसके बाद उसको किनारे रख लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दें, भीगने दें मतलब। हाँ, क्योंकि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तब आप इसको पूड़ियाँ बेल लीजिए और तल लीजिए। कुरकुरी बाहर से और अंदर से एकदम मुलायम, स्वादिष्ट, अच्छी सी मिलेगी। इसमें आप हरा धनिया भी पहले चाहे तो मिला सकते हैं, सफेद तिल भी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हरी चटनी के संग खाइए, चाहे आलू टमाटर की रसेदार सब्जी के साथ खाइए, मजेदार। बहुत ही अलग तरह की पूड़ी है जी, बताई आपने, बहुत ही टेस्टी। और मुझे लगता है ये श्रोता तो जरूर बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, आसान भी है। और हमारे साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है आज की ना बुआ जी। हाँ, एक जो है ये संदेश है कि आज मंदिर से लौटते वक्त कुछ लोग मिल गई, शादी विवाह का बात चल रहा है और दूसरी उनकी पहचान वाली वो लगातार धर्म रिवाज की बात कर रही थी। साथ वाली चिढ़ गई और बोली कि आंटी आप हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत क्यों गा रही हैं? अब मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, बेचारी चुप हो गई। तो भाई इसी समय जो है हम तो हसुआ के विवाह में खुरपी का ब्याह नहीं गाएंगे, अब समय हो गया तो विदा चाहेंगे। बिल्कुल। तो कार्यक्रम से दीजिए अनुमति मन्नू बहुरिया और प्यारी बुआ को, और स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली।